नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार टू डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम टू। शासन प्रणालियों का वर्गीकरण कुछ शासन प्रणालियों का वर्गीकरण कुछ अन्य दृष्टियों से भी किया जा सकता है। दो प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। पहला आधार केंद्र तथा प्रांतों के संबंध के आधार पर शासन प्रणालियों के प्रकार। टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र तथा प्रांतों के संबंध के दृष्टिकोण से शासन प्रणालियों के तीन प्रकार माने जाते हैं। परिसंघात्मक प्रणाली, कन्फेडरल सिस्टम, संघात्मक प्रणाली, फेडरल सिस्टम तथा एकात्मक प्रणाली, यूनिटरी सिस्टम। इस वर्गीकरण का मूल आधार यह है कि पूरे देश के लिए क्या सिर्फ एक केंद्रीय सरकार काम करती है या फिर राजनीतिक शक्ति केंद्रीय शासन तथा विभिन्न प्रांतों की सरकारों के मध्य बटी हुई है। बेहतर होगा कि पहले इन तीनों धारणाओं कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया जाए। परिसंघ कन्फेडरेशन का अर्थ होता है वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्र सेंटर न तो महत्व होता है और न ही स्वतंत्र अस्तित्व। विभिन्न स्वतंत्र राज्य, स्टेट या प्रांत, प्रोविंस मिलकर एक समझौता कर लेते हैं कि कुछ विषयों जैसे विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, बाहरी शिक्षा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी तथा संचार कम्युनिकेशन आदि का प्रशासन वे लोग मिलकर करेंगे और इसके लिए केंद्रीय शासन की व्यवस्था बनाई जाती है। इन प्रांतों या निर्माणक इकाइयों कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को यह स्वतंत्रता हमेशा रहती है कि यदि वे चाहें तो परिसंघ कन्फेडरेशन से पुनः अलग हो सकते हैं। स्पष्ट है कि ऐसी व्यवस्था में परिसंघ या केंद्रीय ढांचा तो विनाशी डिस्ट्रक्टिबल होता है, किंतु जो प्रांत या राज्य मिलकर इसे बनाते हैं वे अविनाशी इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। इसलिए इसे अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स भी कह दिया जाता है। भूतपूर्व सोवियत संघ सिद्धांत एक परिसंघ कन्फेडरेशन ही था जो कई स्वतंत्र राज्यों से मिलकर बना था। हालांकि साम्यवादी शासन के दौरान व्यवहारिक तौर पर राज्यों को अलग होने की अनुमति नहीं थी। सोवियत संघ के टूटने के बाद उन सभी राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व में आ जाना भी इसके परिसंघ होने का ही प्रमाण है। वे सभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में जुड़े हैं। यह संगठन यूरोपीय यूनियन की तरह एक ढीला ढाला सा संगठन है जिसे औपचारिक फॉर्मल दृष्टि से परिसंघ कन्फेडरेशन भी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका जब गठन हुआ था तो भी वह परिसंघ कन्फेडरेशन के रूप में ही विकसित हुआ था, किंतु आगे चलकर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की कुछ क्रांतिकारी निर्णयों से राज्य का अलग होने का अधिकार खत्म हो गया। इसलिए अब अमेरिका परिसंघ कॉन्फेडरेशन न होकर केवल संघ फेडरेशन बन गया है। संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम परिसंघ की तुलना में कुछ कम लचीली होती है। यह व्यवस्था भी कई स्वतंत्र राज्यों इंडिपेंडेंट स्टेट्स की आपसी समझौते के तहत निर्मित होती है, किंतु इस समझौते में निर्माणक इकाइयों को यह हक नहीं होता कि वे संघ से अलग होने का फैसला कर सकें। इसलिए संघात्मक व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका आज के समय में संघवाद फेडरलिज्म का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे अन्य उदाहरणों में जर्मनी और स्विट्जरलैंड को रखा जा सकता है। ध्यातव्य है कि स्विट्जरलैंड का नाम तो स्विस कन्फेडरेशन है, किंतु वास्तविक रूप से यह संघ फेडरेशन ही है, क्योंकि किसी भी कैंटन को संघ फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। तीसरे प्रकार की व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था यूनिटरी सिस्टम कहलाती है। इस व्यवस्था में केंद्र को ही महत्व मिलता है, प्रांतों को नहीं। आमतौर पर छोटे देशों में जहाँ केंद्रीय शासन पूरे देश की व्यवस्था का संचालन करने में समर्थ होता है, ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। ऐसी व्यवस्था में राज्यों या प्रांतों को कोई विशेष अधिकार नहीं होता, न ही उनके पास निश्चित शक्तियाँ होती हैं। उन्हें सिर्फ केंद्रीय शासन सौंपे गए कार्य ही करने होते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें केंद्र चाहे तो राज्यों की इतना ही नहीं, केंद्र चाहे तो
राज्यों की सीमाओं को बदल सकता है, उनके नाम बदल सकता है, नए राज्यों को निर्मित या पुराने राज्यों को नष्ट कर सकता है। इसलिए एकात्मक व्यवस्था यूनिटरी सिस्टम को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट कहा जाता है। ब्रिटेन इस प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था भी एकात्मक ढांचे पर आधारित है। अब शासन प्रणालियों के इन भेदों पर विस्तृत चर्चा की जा सकती है। पहला, परिसंघ कन्फेडरल या तथा संघात्मक फेडरल प्रणालियों में कुछ खास विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, जो इस प्रकार हैं। इनमें राज्यों या प्रांतों का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि केंद्रीय शासन राज्यों की सहमति और समझौते के परिणाम स्वरूप ही अस्तित्व में आता है। राज्यों और केंद्रों की मध्य शक्तियों और दायित्वों का वितरण स्पष्ट रूप से होता है, क्योंकि इसी के आधार पर राज्यों और केंद्र के मध्य समझौता होता है। संविधान की सर्वोच्चता परिसंघात्मक व संघात्मक प्रणालियों की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि संघ की स्थापना संविधान रूपी लिखित दस्तावेज के आधार पर ही होती है। यदि इसे सर्वोच्चता हासिल न हो तो संघ व इकाइयों के बीच का समझौता विश्वसनीय नहीं रह जाता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी और संविधान की व्याख्या के मामले में न्यायपालिका की सर्वोच्चता जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिद्धांत इन प्रणालियों में अनिवार्यतः स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जो संविधान केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण करता है, उसकी समुचित व्याख्या को लेकर कई विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, और उन विवादों के निपटारे के लिए न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मानना जरूरी होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।